इस पुरफतन दौर में ज़ीज़ की जस्तजू में वबा व कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरब व मशरिक़ के तहज़ीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादार अनगिनत वसाइल के बावजूद मसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को तुतला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फ़र्ज़ है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफ़ा तमाशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अहमद जलील। आप देख रहे हैं तुरफ़ा तमाशा की एपिसोड नंबर 26। आज है जनाब 11 जुलाई 2021। अब क्योंकि 12 जुलाई हो गई है, लेकिन दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इस वक्त अभी भी जो है वो 11 जुलाई चल रही है। आज थोड़ा सा हमारा शो लेट हो रहा है, इसके लिए हम आपसे माज़रत ख़्वाह हैं, क्योंकि अनअवेलेबिलिटी थी और बहुत सारी चीज़ें जो है वो पेंडिंग थी, जिसकी वजह से हमने सोचा कि हम रात के इस पहर आपसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इन डिटेल अच्छा सा एक एपिसोड कर सकें, जिसके अंदर पूरे जो वीक के अंदर जो भी मामलात हुए हैं पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स के हवाले से, उसको हम कवर कर सकें। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा हमारे एनालिस्ट, हमारे दोस्त सैयद सलमान शाह को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी सलमान भाई, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। इन द मीनवाइल आप अपनी आवाज़ चेक कर सकते हैं। मैं जी, थोड़ा सा मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है सलमान भाई, थैंक यू सो मच। तो जनाब, हमने जी, पिछले हफ़्ते बात की थी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से भी हमने थोड़ा-सी बात की थी, हमने इंटरनल मामलात के मुतालिक भी बात की थी, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो भी मामलात चल रहे हैं, अफ़गानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस है, उसका पाकिस्तान पे जो भी इम्पैक्ट होता है, उस मुतालिक भी हमने बात की थी। लेकिन इस पिछले वीक के अंदर और कल तक भी जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि इस वक्त जो अफ़गानिस्तान में सबसे ज़्यादा नुकसान जिसको हुआ है वो है इंडिया। उन्होंने कैटेगोरिकली इस बात की इस बात को कहा है, और इंडिया जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर अब एक्सपोज हो गया है। आपको पता है कि वहाँ क्या मामला चल रहे हैं। एक तरफ वो तालिबान के साथ जो है वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो वहाँ पर असलहा और बारूद भेज रहे हैं, और वहाँ पर अभी जो वहाँ पर इंडियन जो हाई कौंसलर है, कौंसलर जनरल जो वहाँ पे है, उन्होंने भी जो है ना अपना वो छोड़ दिया है, वहाँ पर इमारत को खाली कर दिया है। तो ये बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, और इस बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे सलमान भाई से। साथ साथ तालिबान जो है वो अफगानिस्तान को जो है वो कैप्चर करते जा रहे हैं, ज़्यादातर हिस्सा उन्होंने जो है वो कवर कर लिया है, और मज़ीद आगे क्या डिटेल्स हैं इस मुतालिक हम सलमान भाई से जानेंगे। सलमान भाई, तकरीबन इंडिया ने जो है वो 2 डिकेड तक जो है ना यहाँ पर एक ब्लडी गेम खेला, और अब अफगानिस्तान के अंदर वो एक्सपोज हो गए। तो क्या कहिएगा इस मुतालिक? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमारे व्यूवर्स भी बड़े क्यूरियस होंगे कि हम 2-3 हफ्ते से जो है अफ़गानिस्तान का ज़िक्र पै दर पे करे जा रहे हैं और इसमें क्या लॉजिक है, क्या बनता है, तो हम ज़रा एक्सप्लेन कर दें। देखिए, अफ़गानिस्तान का जो मैटर है ना, वो इस पूरे रीजन के लिए इम्पोर्टेंट है। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स है, ईरान है, हर बंदा, इवन रशिया और चाइना भी, सब कंसर्न है कि अफ़गानिस्तान में अब क्या होने जा रहा है और क्या होगा। और सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं, जिन्होंने 2 डेकेड्स तक जो है वो मुख्तलिफ प्रॉक्सीज़ के थ्रू काम किया, जिसमें इंडिया काबिल ज़िक्र है, और डिस्टेबलाइज़ किया रीजन को, वो अब उनको अपना फ्यूचर जो है वो ब्लीक नज़र आ रहा है, जो है डार्क। अल्लामा इकबाल साहब ने इस बात की पेशेनगोई इस तरह की थी अफ़गानिस्तान के बारे में, कि उन्होंने कहा था कि ये एशिया का जो है वो हार्ट है। मतलब अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था कि एशिया का हार्ट है। "अज़ फ़सादहू फ़साद एशिया, अज़ कुशादहू कुशाद एशिया"। उन्होंने फ़ारसी में कहा था कि अगर इसमें प्रॉस्पेरिटी होगी, इसमें खुशहाली होगी, तो पूरे एशिया में खुशहाली होगी। इसमें फ़साद होगा, इसमें डिस्टेबलाइज़ेशन होगी, पूरा रीजन डिस्टेबलाइज़ होगा। मैं उनके एग्ज़ैक्ट आपको शेर मैंने जो है वो हदिया कर दिया। तो ये होते हैं सीयर, जिन्होंने पहले ही देख लिया था कि अगर इस रीजन में डिस्टेबलाइज़ इस रीजन को रखा गया, तो पूरा एशिया डिस्टेबलाइज़ होगा। और आपके सामने 2 डेकेड से ये पूरा रीजन डिस्टेबलाइज़ है, चाहे ईरान की बात करें या पाकिस्तान में इंडिया जो है रॉ है, और सीआईए और ये सब, और ये जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स की जो बात हमने पिछले प्रोग्राम में की, ब्लैक वाटर टाइप, ये सब मिलके प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान को इन्होंने, देखें आपने तकरीबन इमरान खान साहब ने अपनी लास्ट स्पीच में भी कहा ये बात कि तकरीबन 150 बिलियन का नुकसान पहुँचा चुके हैं
तकरीबन 1 लाख से ऊपर जो है हमारे लोग शहीद हो चुके हैं। और आप यकीन करें कि इस पूरे प्रोसेस में ना अमेरिकन एक फ़ौजी मरा, ना एक इंडियन फ़ौजी मरा है, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने हमें जो कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़ी उनकी वजह से, इन प्रॉक्सीज़ की वजह से, जो ट्रेन करके बचे, वो आपके सामने मैंने बयान कर दिया। तो ये कैसी एक हाइब्रिड वॉर है, जिसमें एनिमी आपको नज़र ही नहीं आता, असल एनिमी, और जो वो ट्रेन करके बंदे भेज रहे हैं, आपके स्टॉक एक्सचेंज तक पे वो हमला करने आ जाते हैं, आपकी पार्लियामेंट को वो टारगेट करने की कोशिश करते हैं, आपके मुख्तलिफ जो जीएचयू है, मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था कि जो आपके आर्मी के पर्सनल हैं, वो अपनी वर्दी में नहीं जाते थे जीएचक्यू, वो सिविल में जाते थे ताकि ऐसा ना हो कि उनका हमला हो जाए। ये टाइम आपके ऊपर आ गया था, फिर आपने हिम्मत पकड़ी, ज़रब-ए-अज़ब हुआ, राह रास्त हुआ ऑपरेशन, और उसके बाद जाके चीज़ें जो है आपने पीछे धकेलना शुरू करी। तो आप ज़रा एक फ्लैशबैक में जाएँ और 2 डेकेड्स में देखें, जो इंडिया ने जो ब्लडी गेम खेला है अफ़गानिस्तान में, नाउ इट्स हाई टाइम कि अब उसको जो है वो म्यूज़िक फेस करना पड़ेगा। उसने जो जितनी भी अपनी जो वहाँ पर जो है वो प्रोपेगेंडा हथकंडे किए हैं, अब उनको क्या हुआ है कि जो रीसेंट डेवलपमेंट है, जैसे आपने भी कहा, कंधार दूसरा बड़ा शहर है अफगानिस्तान का, अगर काबुल के बाद आप बात करें। कंधार में जब तालिबान आए हैं तो उन्होंने जो है उनकी डर से वो उन्होंने अपने कंधार का कॉन्सुलेट बंद किया और वो भागे। आपने देखा अमेरिकन कितनी जल्दी में भागे हैं बगराम एयरबेस छोड़ के। इसी हफ्ते पूरी फुटेजेस आई हैं कि किसी कमांडर को मुतय्यन नहीं करके गए, रात को लाइटें बंद करी, सुबह जब खोली गई, जब रोशनी हुई तो पता लगा अमेरिकन चले गए। मतलब आपने देखा है ये अगर आप इसको डिफीट नहीं बोलते तो और डिफीट की डेफिनेशन क्या है? मतलब आप बता के नहीं जा रहे, चुपचाप बस भाग गए, यार मेरी जान बचे, बस मैं निकलूं। जब अमेरिका का ये हाल है अफगानिस्तान से जाने में, तो आप सोचें इंडिया का क्या होगा। हम बहुत पहले से लोगों को कह रहे थे कि, और हमने कई प्रोग्राम भी किए हैं, और प्रोग्राम में बीच बीच में भी हम ये बातें करते थे कि इंडिया अमेरिका के शेडो में जो ये सब कुछ कर रहा है, जैसे ही यहाँ से अमेरिका जाएगा इंडिया बुरी तरीके से एक्सप्लोर होगा। या हमारे पुराने प्रोग्राम में आप निकाल के देखना ये सारी, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। जैसे ही अमेरिकन भागे हैं यहाँ से, और उन्होंने 31 अगस्त की डेडलाइन दे दी है जो बाइडेन ने कि हम निकाल लेंगे, और वो प्रोवोक कर रहे हैं तालिबान को कि आप आए, आप काबुल आए, काबुल फतह करें। उनको पता है कि वो जैसे ही काबुल आएंगे, उनको पता है कि जब वो आएंगे तालिबान तो उनको उन पे एयर स्ट्राइक करना चाहते हैं, या उनके जो बॉम्बार्स हैं वो आएंगे जो गल्फ रीजन में है या पर्शियन गल्फ में आसपास, वो वहाँ, क्योंकि पाकिस्तान ने बेसिस देने से इनकार कर दिया, ईरान देगा नहीं बेसिस, आपको पता है उनकी तो पुरानी चप्पलिश चल रही है। सेंट्रल एशियन स्टेट जो है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उनसे उन्होंने बहुत हैवी जो है इन्वेस्टमेंट और उसका लालच देके कोशिश की, लेकिन वहां से रशिया उनको हिलने नहीं दे रहा। तो अब बताएं ना आप कहाँ जाए। और चाइना से जो बॉर्डर लगती है, चाइना, आपको लगता है कि चाइना कभी अमेरिका को बेसिस देगा? तो ये भूल जाएं आप, रिमोट कॉन्टीजेंसी। एब्सोल्युटली नॉट। जी, उनका तो बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट है, उस पर तो आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए ना। मतलब हमारा तो फिर भी जो है ना, हम कभी कभी फेंस पे होते हैं ना, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उनका तो बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट है। तो आप सुने कि पूरे रीजन के कंट्रीज ने उनको देने से मना कर दिया, तो अब उनके पास ऑप्शन रह गया वही, जिसपे वो बड़ा फख्र करते हैं कि हम अपनी एयर स्ट्राइक करेंगे, और क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स, और आपको पता ही है। तो अब वो उनका जो अब सेंटकॉम है, जो सेंट्रल कमांड है, जिसका हेडक्वार्टर कतर में है, बहुत सारे हमारे व्यूवर्स को शौक होगा कि मतलब ये क्या बात हो रही है जी। हेडक्वार्टर उनका जो है वो कतर में है, जो सेंटकॉम का है। तो और ये पूरे अरब रीजन में बैठे हुए हैं मुख्तलिफ बेसिस बना के, अब वो वहां से ऑपरेट करेंगे। तो आने वाले दिनों में आपके वहां से भी ताल्लुकात कशीदा होते हुए नजर आ सकते हैं। आपको पता है वहां पे आपकी वर्क फोर्स काम कर सकती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हथकंडे यूज किए जा सकते हैं, वो आपको नजर आएंगे। इंडिया अब एक एक करके अपने कॉन्सुलेट बंद कर रहा है, और उसी असना में एक्सपोज भी होता जा रहा है। अब दुनिया को पता लगता जा रहा है कि गेम कर क्या रहा था। देखिए 2C-17 तैयार है तो उन्होंने। सलमान भाई, माजरत के साथ एक चीज मैं समझना यहाँ पे चाह रहा हूँ, क्या अमेरिका ने स्केप गोट के तौर पे इस्तेमाल कर लिया इंडिया को? क्या ये बात सही है? देखिए हम हमेशा से जो है ना अर्ली सेलिब्रेशन जो है ना वो पसंद नहीं करते। अमेरिका स्ट्रेटेजिकली तौर पर खामोशी से पीछे हट रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका का कोई गेम बाकी नहीं है, नहीं। आप देखेंगे आने वाले दिनों में वो क्यों प्रवोक कर रहे हैं कि आप काबुल आए, काबुल आए, काबुल आए, काबुल फतह करने, काबुल फतह करने, काबुल फतह करने। जो बाइडेन साहब खुद बोल रहे हैं ना आज, उन्होंने अपनी एक रिसेंट स्पीच में कहा है कि हमने 3 लाख अफगान आर्मी के जवान तैयार किए हैं, जो कि अब अफगानिस्तान में जब वो सिविल वॉर होगी तो वो जो है वो काबुल के रास्ते में वो जो है वो तालिबान को मिलेंगे, और पता लगेगा फिर जब जंग होगी तो। अच्छा, 3 लाख आपने अफगान फौजी तैयार किए हैं जिनको फुली इक्विप किया है, अमेरिका ने ट्रेन किया है ओवर द 2 डेकेड्स, क्योंकि आपको पता है हम बात कर रहे हैं बार बार 20 साल से। इसके अलावा 25,000 के करीब प्राइवेट आर्मी मलेशिया है, जो कि हम बात कर रहे हैं मर्सनरीज जिसे हम कह रहे हैं, ब्लैक वाटर टाइप, जो कि पैसे लेके मारते हैं।
तो वो 25,000 वो हैं, और उसमें ज्यादातर जो होते हैं लड़ने वाले, वो ज्यादातर एक्स आर्मी पर्सनल होते हैं, या जो अमेरिका के होंगे या यूरोपियन या नेटो फोर्सेस के जो बंदे होते हैं जो रिटायर्ड हो जाते हैं, वो उसमें भर्ती होते हैं, तो वो भी ट्रेंड है, और 3 लाख ये हैं। और तालिबान की जो तादाद अब अमेरिकन बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 75,000 है बस टोटल, और जो कि बहुत गलत फहमी पे मबनी बात है, क्योंकि अगर वो 70 to 80% अफगानिस्तान पे रूल कर रहे हैं, कैप्चर कर चुके हैं, तो आपको लगता है कि वो सिर्फ 75,000 है पूरे अफगानिस्तान को लेके बैठे हुए हैं? देखें, और अब तालिबान की जो स्ट्रेटजी है वो बड़ी अच्छी है। देखें, इंडिया, आप जो बोल रहे हैं स्केप गोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका हमेशा से एक चीज करता है, वो अपना इंटरेस्ट पहले रखता है, ये बात आप याद रखें। चाहे वो पाकिस्तान, हमारे साथ तो हो चुका है ना 80s में, हम हमसे काम लेके हमें वो छोड़ के, और फौरन हमारे ऊपर जो है ना वो अर्ली 90s में हमारे ऊपर जो है वो पाबंदियां लग जाती हैं, प्रेसलर जो पाबंदियां लगी थी, यानी जी। हमसे ही काम लिया, सोवियत यूनियन को हमसे ही तोड़वाया, उसके बाद हम पे पाबंदियां लगवा दी। तो अमेरिका तो वो है कि बस टाइम पे गधे को बाप बना लो, और काम जब निकल जाए तो टिश्यू की तरह यूज करके फेंक दो, और उसके बाद सीधा हो जाओ। अब अमेरिका को एक बात पता है कि मेरी मेन रेंज जो है वो हजारों मील दूर है, और बीच में अटलांटिक आता है, और अगर इस तरफ से जाए तो पैसिफिक आता है, तो रिमोट कॉन्टीजेंसी है कि तालिबान वहां आएंगे और वो करेंगे कुछ नहीं। डर इंडिया को इसलिए था कि इंडिया ने बहुत सारे कॉन्सुलेट खोल लिए थे, जज्बातियत में, मतलब जज्बाती हो गए, उन्होंने बहुत सारे कॉन्सुलेट पाकिस्तान की सरहद के पास खोल लिए थे, ठीक है। अब अचानक से जब अमेरिकन गए हैं, तो इंडिया को अब एकदम डिसमेंटल करना पड़ा अपने हर चीज। तो उन्होंने अब, होता ही है कि अमेरिकन तो स्ट्रेटेजिकली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निकाल रहे थे सामान, और आपको पता है वो क्यों टाइम गेन कर रहे थे। 31 अगस्त का भी उन्होंने टाइम इसलिए दिया कि उसके पीछे भी कोई रम्ज होगा, उन्होंने कोई चीजें उनकी बाकी होंगी, वो चीजें वो समेट रहे होंगे। और 31 तक का उन्होंने इसलिए बोला कि अभी तक हम पे हमला नहीं करना, हम तुम पे हमला नहीं करेंगे, यानी वो अपना मेजर हिस्सा निकाल चुके होंगे 31 अगस्त तक, ठीक है ना, वो बड़े सेफ खेलते हैं। इंडिया की कोई स्ट्रेटेजी जो है ना यहाँ पे, वो मसला ये है कि उन्होंने, क्योंकि क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था आपके बीएलए टीटीपी को ट्रेन करके यहाँ भेजने में, ठीक है ना, तो उनको उसको भी देखना है, उनको अपने ऑपरेटिव्स भी वहां से निकालने, जो कोवर्ट ऑपरेशंस करते थे पाकिस्तान के खिलाफ वहां से। तो वो जल्दी जल्दी में कंधार का कॉन्सुलेट इसलिए बंद हो गया, एकदम तालिबान आ गए। अब आप मुझे बताएं, वो आके काबुल बैठ गए, अब काबुल में ही सब बैठे हुए हैं, ठीक है ना, जो आखिरी आखिरी जो आखिरी में जब सब निकलेंगे, तो ये उनके साथ अब निकलेंगे आप फाइनली। अब होगा ये कि इंडिया तेजी से जब निकलेगा ना, तो उसमें आपको एक्सपोज होता चला जा रहा है। अब देखें, 2C-17 तैयार है उन्होंने भेजे थे, ठीक है, और बहाना ये किया था कि अपनी जो कॉन्सुलेट के जो वर्कर्स हैं उनको निकालने के लिए, हमने ना इवैक्यूएट करने के लिए। पता ये लगा कि वो दोनों तैयारे फुल असले से लद के आए थे। अब आप मुझे जी। बताएं कि अब तालिबान पे भी ये बात एक्सपोज हो रही है कि कतर में जयशंकर जो है उनके एक्सटीरियर मिनिस्टर, वो जाके जो है वो मुज़ाकरात कर रहे हैं तालिबान की क़यादत से, और पीछे से इंडिया क्या कर रहा है कि C-17 तैयारे लोड करके फुली और असले के भेज रहा है अशरफ गनी हुकूमत को स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक हो गया। उर्दू में एक मुहावरा है ना कि दोनों हाथों में लड्डू रखो, ये वो दोनों हाथों में लड्डू, यहाँ पे निगोशिएशन भी चल रही है, यहाँ पे भी चल रही है, क्योंकि ये इसका डुअल फेस है इंडिया का। ये बहुत पहले एक्सपोज हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान की असल में जो पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, और पाकिस्तान में जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट है, और जो नो हाउ है, वो बहुत कम है। इसकी वजह से ये अभी तक बचे हुए थे, वरना इनको बहुत पहले एक्सपोज हो जाना चाहिए था। ठीक है। रशिया के मामले में एक्सपोज हुए, ठीक है ना, क्योंकि ये चाह रहे थे एक हाथ में रशिया को भी रखे, एक हाथ में अमेरिका भी रखे। रशिया ने इस दफा डिसाइसिव एक्शन ले लिया, रशिया इस दफा टिल्ट हो गया पाकिस्तान की तरफ। उन्होंने बोला देखें, आप अमेरिका से लेंगे तो हम आपको सी जो S-400 जो है मिसाइल सिस्टम, वो अब नहीं देंगे, आप एक तरफ हो जाए। समझ आ रही है आपको बात? अब सबने इनको बोल दिया, शटअप कॉल दे दी कि अब आपको फेंस में नहीं बैठने देंगे, आप एक तरफ हो जाओ। अब लाइनें, अब देखें सफ़े बन रही हैं दुनिया में, जो फाइनल मलहमा होने वाली है, जो आर्मागेडोन जिसे कहते हैं स्केटोलॉजी में, उसके लिए सफ़े बिछ रही हैं, मतलब सब एक साइड हो रहे हैं, कोई दूसरी तरफ हो रहा है। अब सब आमने सामने आ रहे हैं कि भाई कौन एक दूसरे का एनिमी, अब सामने आ जाओ। अब वो नहीं चलेगा कि मैं तुम्हारा भी दोस्त हूँ, तुम्हारा भी दोस्त हूँ, वो नहीं चलेगा। यानी अब वो नहीं चलेगा कि हुसैन से दोस्ती और यजीद को भी सलाम, अब वो वाला काम नहीं चलने वाला, मतलब आप इधर भी रहो इधर भी हो, ये नहीं चलने वाला। तो इंडिया आपकी दफा डिप्लोमेटिकली भी एक्सपोज हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया रशिया और इनके केस में, और मिलिटरी ऐसा एक्सपोज हुआ है कि बाकायदा पूरे पूरे तैयारे लोड करके भेज रहा है। तो तालिबान की नजर में ये बात नहीं है कि पूरे पूरे तैयारे हमारे खिलाफ लड़ने के लिए भेज रहे हैं अशरफ गनी हुकूमत को। उनको बिल्कुल पता है, और वो उसी कॉन्टेक्स्ट के साथ निगोसिएशन में भी जब उतरते हैं ना, तो उसी कॉन्टेक्स्ट के साथ उनको पता है कि हमारे दुश्मन है और अगली दुश्मन है। और 20 साल से उन्होंने क्या घिनौना गेम खेला है अफगानिस्तान में, और पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करने की उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। और जो बच्चा कुचा काम है वो पाकिस्तान ने उनको बावर करा दिया, भाई ये इनका असल चेहरा, जरा बच के रहना,
दैट द बायर बीवेयर वाली बात है कि जरा होशियार रहना, मुश्तरी होशियार रहना जी। जरा। तो बात यह है कि बहुत अच्छा है पाकिस्तान के लिए कि वो खुद से भी एक्सपोज हो रहे हैं। पाकिस्तान को ये है कि गिरती दीवार को एक धक्का और देना है कि जब वो एक्सपोज हो ही रहे हैं तो जरा पूरी दुनिया में वो जो है वो रच के जरा जो है ना वो एक्सपोज करें इनको कि भाई ये इनका असल फैसला है। ईयू डिस इन्फॉर्मेशन लैब में ये पकड़े जाते हैं, 800 से ज्यादा वेबसाइट्स और वो चलाते हैं, वो ये पकड़े जाते हैं। यूरेनियम इनके यहाँ लोग प्राइवेट लोग बेचते हुए पकड़े जाते हैं। एफएटीएफ में कोई नहीं, व्हाइट लिस्ट में पड़े हुए हैं अभी तक। ये एक्सपोज हुआ ही नहीं है क्योंकि ये दुनिया में जाके अपने आप को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि भाई हाथ जोड़ के कि बस जी राम राम। हालांकि कुलभूषण वाला मामला जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा मामला था और उसके अंदर तो पूरा नेक्सस पकड़ा गया था, उसके अंदर सारे एविडेंट डॉक्यूमेंट्री सबूत है हमारे पास, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो इतना ज्यादा एक्सपोज उसको हाईलाइट नहीं किया गया जिस तरह से करना चाहिए था इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को। जी बिल्कुल, वहां पे कमी रह गई है। और दूसरी बात ये है कि आप समझिए कि आपके पड़ोस में साइकोपाथ टाइप की लीडरशिप है और वो हिंदुत्व और जाइनिज्म वाला जहन रखने वाली हुआ। आप मैं कुछ दिन पहले इसी हफ्ते में उनका एक जो बड़े जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के, उनका मैं ट्विटर अकाउंट देख रहा था। उन्होंने बाकायदा मैप्स बनाए हुए हैं कि इंडिया से लेके अफगानिस्तान तक वो क्लेम करते हैं कि हमारी जमीन है और पाकिस्तान उसमें शामिल है। वो बाकायदा जैसे जैसे इसराइल अपना ग्रेटर इसराइल बोलता है ना कि मेरा ये भी हिस्सा, आप मुझे ये भी दे दो, ये भी दे दो। तो वो भी इनका भी यही माइंडसेट है और एक्सपेंशनरी मोटिव्स है इनके कि हमें एक्सपेंड करना है। आप उस एनिमी के साथ कैसे आप पीस करके रखोगे जिसके एक्सपेंशनरी मोटिव्स हो और वो और जो ये समझते हो कि आपका जो जमीन है यानी पाकिस्तान वो उनकी भारत माता का हिस्सा है। आप उनसे अमन कभी जिंदगी में नहीं कर सकते क्योंकि वो उनके जहन में वो बात बैठी हुई है कि आपने भारत माता के 2 हिस्से किए हैं, अब हमने इनको जोड़ना है और बल्कि अफगानिस्तान तक का चाहिए हमें तो हिस्सा। आप जाके उनसे अमन की आशाएं करने के चक्करों में रहते थे। आपने कितने ये पिछले 2 डेकेड्स में आपने कितनी गलतियां की हैं कि हम अमन क्या, वो आपके एग्जिस्टेंस के खिलाफ है। वो कह रहे हैं हम इनको बस पाकिस्तान को खत्म करना है हमने। वो तो दूसरी बात ही नहीं कर रहे। आप बीजेपी, आप उनका डॉक्ट्रिन तो देखें। वो तो कहते हैं ग्रेटर इंडिया बनाएंगे वो उनका, और वो बाकायदा ट्विटर पे और उस पर एक्सपोज हो रहे हैं, बाकायदा एक्सपेंशनरी अपने मोटिव्स बता रहे हैं कि भाई हमें ये चाहिए चाहिए। और आपके यहाँ इतने पैसिव से जो रिस्पॉन्स जाते हैं, आप बोलते हैं हाँ भाई इंडिया ये ना, इस ये जो 2 तैयारे भरे हुए पकड़े गए हैं, ये जो कॉन्सुलेट बंद कर करके ये भाग रहे हैं, पाकिस्तान के लिए जो है ना ये हंटिंग टाइम होना चाहिए। पाकिस्तान इसको हंटिंग टाइम के तौर पे यूज करें और ना सिर्फ इंडिया को यूज करें, वहां पर इंडिया को मतलब वहां पे एक्सपोज करें और जाके बाकायदा जो अपने इंटरेस्ट है उनके मुताबिक वहां पे काम करें। अभी वहां पे जो है ना वो ओपन फील्ड पड़ी हुई है, अभी वहां पे ओपन फील्ड पड़ी हुई है। जो पाकिस्तान के खिलाफ वहां पर जो नर्चर कर रहे थे, ये नर्सरी बना के कि ये टीटीपी और इन सबको, अब वहां जाके आप वहीं पर इनको न्यूट्रलाइज करें और पाकिस्तान ये कर सकता है। पाकिस्तान की कैपेसिटी है अफगानिस्तान में जाके ये सब कुछ कर सके। और तालिबान के साथ आपने पक्का करना है आपकी दफा मुआहदा, आपको फेंस में नहीं बैठना, आपको पक्का मुआहदा करना है और तालिबान को हर श्योरिटी देनी है क्योंकि जैसे कि चाइना और रशिया ने दी हुई है कि हम हर मुमकिन आपकी मदद करेंगे, ठीक है, उसी तरीके से आपको भी पक्का रहना है। अब की दफा अमेरिका की किसी कॉल पे, किसी धमकी पे आपको जो है वो बैठना नहीं है और नील डाउन नहीं होना। ये अब आपने पक्का काम करना है। बाकी हालात खुद बनते जा रहे हैं साजगार आपके, देखे ना इंडिया खुद एक्सपोज हो रहा है। अभी आपने कुछ किया नहीं था, इंडिया ने खुद ही उसके तैयारे जो है वो फुटेज आ गई कि भाई ये असले से भर के आ रहे थे। अब आपको बस आपको इसको आगे लेके जाना है और दुनिया को बताने के, देखें ये प्रॉक्सीज के थ्रू 2 डेकेड से जो है ये डिस्टेबलाइज कर रहे थे। और पाकिस्तान का तो सॉलिड केस है, कुलभूषण तो बाकायदा पकड़ा गया है, उसकी जो है वो उसने कन्फेस कर लिया है कि भाई मैं इसी काम के लिए था, मतलब आप उसको लेके बैठे हैं। और स्टिल आप देखें डुअल स्टैंडर्ड्स दुनिया के, अभी भी वो एफएटीएफ में जो है वो व्हाइट लिस्ट में है इंडिया। तो यूएन से, एफएटीएफ से, नेटो से आप किसी खैर की उम्मीद ना रखें। तो आपको सलमान भाई फिर इंडिया के एक्सपोज होने की वजह से मतलब ऑब्वियसली जो कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने चाहिए इंडिया को, वो तो फिर हमें तो उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करेंगे इस तरह के, या फिर क्या आप समझते हैं कि अब की बार जो है वो पहली वाली बात नहीं है, अब उनको वाकई कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे इस चीज़ के? देखें जो कॉन्सिक्वेंसेज हम चाहते हैं कि वो बेर करें वो तो वो नहीं करेंगे। उसकी वजह मैंने बता दी, ये गठजोड़ है। आप समझे, अमेरिका अगर इतने अरसे से उनको लेके बैठा हुआ था, बल्कि अमेरिका की एक ख्वाहिश थी, अगर आप देखें तो 3-4 साल पहले ये बात बड़ी हुई थी, अमेरिका ये चाह रहा था कि वो अपने ट्रूप्स को रिप्लेस कर इंडियन ट्रूप्स से अफगानिस्तान में। वहां पर इंडिया ने हाथ खड़े कर लिए कि भाई मैं ग्राउंड पे सोल्जर्स नहीं भेजूंगा। इंडिया ने बड़ी चालाकी खेली
उन्होंने बोला मैं इस तरह, क्योंकि देखें आप इंडियन माइंडसेट पकड़े, वो कॉन्स्पिरेसी में बहुत अच्छे हैं, साजिशी उनके जहन है, ठीक है ना, पीछे से वार करने में बहुत आगे हैं, साजिश आपके खिलाफ कर लेंगे, प्रोपेगेंडा आपके खिलाफ कर लेंगे, लेकिन जब दू बदू जंग की बारी आती है, इंडियंस बहुत अच्छे नहीं है लड़ने में। आपको ये पता है उनकी हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री है कि वो कभी दू बदू लड़ने में। बिल्कुल। आप, मैं आपको उसकी एग्जाम्पल दे दूं, 71 में जो सुकूत ढाका हुआ है, जो आपका बांग्लादेश अलग हुआ है, उसमें उन्होंने क्या किया है, पहले अंदर से आपके बंदे खरीदे, मुक्ति बानी बनवाई, ठीक है ना, और अंदर से ही जो जो बंगाली थे उन्हीं के जहन में पॉइजन भरा, कॉन्स्पिरेसी करी, बुराइयां करी, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, सब किया। जब पूरा ग्राउंड बन गया और पता है कि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के बीच में इंडिया आता है, यानी डायरेक्ट लैंड कनेक्शन नहीं है, तो उन्होंने फिर 3 तरफ से वहां पे एंटर होके अपनी फौजें एंटर करके, जब पता लग गया पूरा ग्राउंड तैयार है और पाकिस्तान को कोई कुमक नहीं आएगी, और वहां पे सी में उन्होंने ये किया कि सोवियत यूनियन को लाके बिठाया, उनकी सबमरीन लाके बिठाई, ताकि उस वक्त पाकिस्तान, निक्सन था सदर, तो पाकिस्तान के ताल्लुक अमरीका से अच्छे थे, तो भाई टाइम टाइम की बात है, उस वक्त पाकिस्तान के ताल्लुक अमरीका से अच्छे थे, तो वो निक्सन को बोला गया कि आप फ्लीट लेके आए और हमारी हेल्प के लिए, तो क्यों, और इंडिया ने उस वक्त, सोवियत यूनियन था, रशिया नहीं था, उन्होंने उसकी सबमरीन जो है वो बे ऑफ बंगाल में बिठा दी, तो उसके डर के मारे अमेरिकन फ्लीट वहां पे नहीं आया, तो वहां पर उन्होंने नेवल ब्लॉकेट किया, एयर ब्लॉकेट तो था ही, क्योंकि इंडिया के ऊपर से आपको आना था, वेस्ट पाकिस्तान अगर आता तो वो आपका एयरफोर्स का भी वहां पे उन्होंने ब्लॉकेट किया, और ग्राउंड फोर्सेज में आपके जो बंदे थे उनको घेर के 3 तरफ से इंसर्कल करके सरेंडर करवा दिया। ये इंडिया का गेम है। कभी वो दूबदू तो लड़ने की बात ही नहीं हुई, दूबदू तो उनकी वो ऐसी कोई जंग हुई नहीं है। 65 में आपने डिफेंड कर लिया, 71 में जी। उन्होंने इस तरह आपके साथ कॉन्स्पिरेसी की, जो वेस्ट पाकिस्तान पे महाज आया 71 में, वहां आपको पता है आपके एयरफोर्स ने क्या शानदार कारनामे अंजाम दिए, और पाकिस्तान ने हिलने नहीं दिया इंडिया में। तो अभी तक आपकी वो जो इक्वल वाली जो जंग है ना, दूबदू वाली, वो तो इंडिया में तो इंडिया में इतना दमखम नहीं है। और उनको पता है कि जो नॉर्थ में चाइना बैठा हुआ है, और चाइना ने उनकी क्या दुर्गत बनाई है आपको पता है, कई 100 किलोमीटर लेके बैठा हुआ है, और कहता है बिल्कुल। बस ये तो मेरा हो गया है, अब मैं मजीद आगे हिमाचल प्रदेश और वो जो नॉर्दर्न उनके जो प्रोविंसेस है, कहता है वो भी लूंगा, ये भी मेरा है। तो उनका क्या कर लिया आपके सामने, इंडिया ने क्या किया उसका, पिछले आप 1-1.5 साल की हिस्ट्री देखें, तो इंडियन बहुत, आपको उसी तरह खेलना पड़ेगा। आपका जो दुश्मन है ना, वो बहुत निहायत ही कमीना है और कॉन्स्पिरेसी माइंडेड है, ठीक है। इसका एक ही इक्विवेलेंट है दुनिया में, वो है इसराइल। ये जो दो है ना, और इनका देखें आपस में कितनी बनती है इनकी, बिल्कुल ऐसे ही तो बनती है आप बहुत अंदाजा सारी। लगा लें, एक जैसे आदमी जो होते हैं वो दोस्त होते हैं एक दूसरे के, आपको पता है ना, जो एक एक जैसे नेचर के आदमी होते हैं वो एक दूसरे, आपको अगर एक गंदा आदमी दूसरे गंदे आदमी के साथ नजर आए तो आपको सरप्राइज और हैरानगी होने की जरूरत नहीं है, ये नेचुरल है, उन्होंने साथ ही होना है, अलायंस बनाना है। और ये मिसालें आपको पता ही है, आप जान भी चले, तो इंडिया और इसराइल की ऐसे नहीं बन रही है, सेम माइंडसेट है। देखें ना, एक्सपेंशनरी मोटिव्स हैं, हिंदुत्व, यहाँ पे हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, वहां पे जो है जायनिज्म है, ये सारा देखें ना कितना मैच कितना हो रहा है सब कुछ। और एक बात जो मेरे को हैरान करती है, मैं अपने इंडियन से पूछता हूँ, जो हमारे इंडियन मुस्लिम है, क्योंकि बेचारे जब अगस्त आता है तो वो बड़े पैट्रियोटिक फील करते हैं और इंडिया का झंडा लेके चल रहे होते हैं, और तो उनसे मेरा एक सवाल होता है इंडियन मुस्लिम से खासतौर पर, और इस प्रोग्राम को भी वो देखते हैं अक्सर, तो बुरा ना मानिएगा लेकिन ये सच बात है और थोड़ी सी कड़वी होती है। बात यह है कि आप ये बताएं कि मुझे, जब मैं सवाल करता हूँ इंडियन मुस्लिम से कि यार मुझे एक बात बताएं कि जब इसराइल जो है वो हिटलर का पूरी, मतलब जब से इसराइल बना है उससे पहले से यहूदी जो है वो हिटलर को जो है वो कोस रहे हैं, गालियां देते हैं, उसके खिलाफ फिल्में बनवाते हैं हॉलीवुड की, सारा सब कुछ ठीक है जी। जो इंडिया की अभी करंट रिजीम है, हिंदुत्व की जो रिजीम है बीजेपी, उनके जो फोर फादर्स हैं सावरकर और गोलवाकर, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि जिस तरीके से हिटलर ने एथनिक क्लिनजिंग की थी जर्मनी में और पोलैंड में यहूदियों की, उसी तरीके से इंडिया में मुसलमानों की एथनिक क्लिनजिंग होनी चाहिए। तो बेसिकली दे वर इम्प्रेस्ड एंड इंस्पायर्ड बाय नाजी जर्मनी, जो ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी के जो फोरफादर थे जी। वो नाजी जर्मनी से इम्प्रेस हैं। अच्छा, वो नाजी जर्मनी से इम्प्रेस है, लेकिन इसराइल और इंडिया की बहुत बनती है। तो जो इसराइल की जो करंट रिजीम है वो तो हिटलर के खिलाफ है, वो तो उनके खिलाफ फिल्में बनवाती है, सारा कुछ करती है, लेकिन यही हिंदुत्व रजीम पीछे से इंप्रेस किससे, वही हिटलर से, नाजी जर्मनी से। और इसलिए कि उन्होंने बोला जैसे इन्होंने यहूदियों की एथनिक क्लीनिंग की थी पोलैंड में और जर्मनी में, उसी तरीके से मुसलमानों की एथनिक क्लीनिंग, इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि हमें हिंदुस्तान पाक करना है तो एक एक मुसलमान को जो है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा या इनको मारना पड़ेगा। इनकी किताबों में लिखा हुआ है, मैं कोई वल्लाही आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, सीरियसली आप जाए अपनी किताबें पढ़े, जो इनके फोर फादर्स है, जो जिनकी आइडियोलॉजी भी चल रहा है, जैसे हम इकबाल और जिन्ना की आइडियोलॉजी की बात करते हैं, इनकी जो सावरकर और गोलवाकर और वो जो है, और
उनकी आप बाकायदा पढ़ें, वो कहते हैं कि हमें इस धरती को अगर पाक करना है तो मुसलमानों को या तो कन्वर्ट कर लो, और उसको वो कहते हैं घर वापसी मुहिम, बाकायदा नाम दिया है इन्होंने। जैसे हमने पिछली दफा बात की थी लव जिहाद की, इन्होंने बोला है कि घर वापसी, यानी आप किसी जमाने में हिंदू ही थे, जो आजकल के मुसलमान है ना, हिंदुस्तान के मुसलमान को ही वो बोलते हैं कि आपकी जो तीसरी चौथी पांचवी नस्ल है वो हिंदू ही थी, आप कन्वर्ट हुए थे किसी जमाने में, अब आप ऐसा करें, बहुत हो गया, आप घर वापसी आ जाए। घर वापसी मुहिम ये है कि आप दोबारा से हिंदुइज्म जो है उसमें कन्वर्ट हो जाए। तो मैं उनसे सिर्फ एक सवाल करता हूँ, अपने इंडियन मुसलमान जो बड़े भोले हैं, इंडियन मुसलमान जो इंडिया का तिरंगा लेके निकले होते हैं 15 अगस्त को, क्या आप वाकई आजाद हैं? द क्वेश्चन इज, आप आजाद हो गए? आर यू श्योर? काफी बुरा लग रहा होगा उनको ये सुन के, पर जैसा कि इकबाल ने कहा है कि अगरचे बुत है जमात के आसीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हमें तो सच बात कहनी है, हम वो कहेंगे, ठीक है। और आपको सोचना चाहिए कि वाकई आप लोग आज़ाद हैं कि नहीं, जब ऐसे हालात आपके ऊपर हुए हैं। जो है आपका, जिसको आप बड़ा प्रेज करते हैं, आपका एक्टर आमिर खान, वो जैसे ही तलाक देता है एक हिंदू अपनी बीवी को, फौरन लव जिहाद का हैशटैग चल पड़ता है ट्विटर पे, पूरा इंडिया उसके खिलाफ हो जाता है जो है चंद घंटों में। हम इतनी फ्रेजाइल सिचुएशन में हैं, और अभी भी आप 15 अगस्त को तिरंगा लेके बोलते हैं, कम से कम उसको अवॉइड तो करें, छोड़ दें, साइलेंस तो इख्तियार करें कम से कम। ये हिपोक्रेसी, डबल स्टैंडर्ड छोड़ दें। इसी वजह से इंडियन मुसलमान का ये बुरा हाल है। थैंक्स गॉड कि उनके अपने जो है वो इंडिया में जो जो कांग्रेस जो बीजेपी के लोग हैं, वो खुद भी ये बोलते हैं कि जो है वो उनके मुंह से बेसाख्ता कहीं ना कहीं निकल जाता है कि जिन्ना वॉज राइट। और खासतौर पर कांग्रेस में हमने शशि थरूर की बात की, बड़े जबरदस्त इंटेलेक्चुअल है, उन्होंने वहाँ की लोकसभा पे खड़े होकर बोला कि जिन्ना वॉज राइट, जिन्ना सही थे। जो बीजेपी हरकतें कर रही है उसकी वजह से अब इंडियन मुसलमानों को रियलाइज हो रहा है कि जिन्ना तो सही थे, सही किया उन्होंने अलग कर दिया, वरना जो वहाँ पाकिस्तान मुसलमान है उनका भी यही हाल होता, ठीक है ना। तो आ, आ, बस स्टोरी ये है कि अब इंडिया एक्सपोज हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अब इसको जो है ना, इस पूरे प्रोसेस को एक्सपीडाइट करना, तेज करना है, और भले से वो कॉन्सिक्वेंसेज ना हो, जैसे हमें पता है क्योंकि आपस में मिले हुए वो कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे। और एक बात बताऊं मैं आपको, सरप्राइज अभी बाकी है, अमेरिका खामोशी से इसी तरीके पीछे नहीं हटा, इट्स अ ट्रैप। आप देखेंगे कि वो प्रोवोक कर रहे हैं तालिबान को कि आप अफगानिस्तान काबुल आए, और काबुल के जब वो करीब होंगे आप देखेंगे फिर वो ब्लडी वॉर छिड़ने वाली है, जिसकी हम आपसे बात कर रहे हैं। तालिबान ने क्या काम किया है? हाँ, तालिबान ये कर रहे हैं कि वो टारगेट कर रहे हैं जो है वो अफगान फोर्सेस को, वो कह रहे हैं, दावत दे रहे हो कि आप हथियार फेंक दें, हमारे साथ आ जाए। तो एक तरफ तालिबान की भी तादाद बढ़े जा रही है क्योंकि वो सरेंडर करके उनको, और तालिबान ने रिसेंट ये काम ये शुरू किया है कि जो एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं उनको खासतौर पर दावत दे रहे हैं कि आप आएँ और आप हथियार छोड़ दें, हम आपको छोड़ेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जब फाइनल जो स्ट्राइक होनी है, जब वो काबुल पहुंच जाएंगे, ग्राउंड लेवल पे तो कोई उनको नहीं फेस कर पाएगा। आखिरी में मामला, और लैंडलॉक कंट्री है अफगानिस्तान, तो सी से भी आप भूल जाएं, तो रहा एयर स्ट्राइक, तो वो उसको फिर सिक्योर कर रहे हैं, वो किस तरीके से जो है ना वो रिस्क मिटिगेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये तो आपको पता है, जब वो 80-85% अफगानिस्तान पे आ चुके हैं, तो 15% वहाँ पे स्ट्राइक कर सकते हैं, ठीक है कर लें, कितनी करेंगे आप पे स्ट्राइक, ठीक है वो ना। मैटर नहीं करता है गेस। मैटर अब नहीं करता, तो आप ग्राउंड पे नहीं है ना, अब आप फुट सोल्जर ग्राउंड पे 31 अगस्त के बाद नहीं है, और अगर और अब पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिका ने मुआहदा किया 31 अगस्त हम निकल जाएंगे, अगर उसके बाद हो रहा है तो अब तालिबान के बाद पूरा जवाब होगा उनको मारने। तो आप देखें वो कितने मोरल हाई ग्राउंड पे खेल रहे हैं तालिबान। इसे कहते हैं सच की पावर, जब आप सच्चाई से मुआहदे करते हैं, उसका पास रखते हैं और वादा खिलाफी नहीं करते। जो लोग बोलते हैं ना कि जो अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुनाफिक की 3 निशानियां, आप हर चीज को यहाँ पे ग्रांटेड ले लेते हैं कि जब बोलता है जो है ना, जब बोलता है वो झूठ बोलता है, मुनाफिक की निशानियां, और वादा करता है तो तोड़ देता है, और फिर कोई अमानत रखवाई जाती है तो खयानत करता है। तो मोमिन इसका उलट है, जब बोलता है तो सच बोलता है, ठीक है ना, वादा करता है तो उसका पास रखता है, उसके अमानत रखवाई जाती है तो आखिर तक उसकी जो है ना उसका जो है वो उसको सिक्योर करता है, उसे तोड़ने नहीं देता, अमानत जो है वो सिक्योर करता है। तो वो पूरा अपनी डॉक्ट्रिन पे चल रहे हैं, और देखिए अल्लाह ताला उनको पैर दर पे कामयाबियां देते जा रहा है। आप देखिए उनके पास क्या था यार, ये मॉडर्न मिलिट्री हिस्ट्री का जो है ना यूनिक केस है, तालिबान की जो विक्ट्री होने वाली है ना, ये यूनिक केस है। ना एयरफोर्स है, ना नेवी है, ना ट्रेन आर्मी है, और नेटो के 40 ममालिक, वेल इक्विप्ड, ट्रेन, सैटेलाइट बैग और दिस एंड दैट, और वो धूल चाटते हुए निकल रहे हैं, और खामोशी से रातों रात निकल रहे हैं। और इंडिया को देखें, आप अंदाज में कॉन्सुलेट बंद करके खामोशी से फौरन काबुल में आके बैठ गया,
और वहाँ पे मुआहदे कर रहा है हमारी जान बच दो, क्योंकि उनको पता है कि अब देखें बात सुने, अब हो क्या रहा है, जब तालिबान जिनको सरेंडर करवा रहे हैं, उनमें से बहुत सारे उनके जो ऑपरेटिव्स वहाँ के थे लोकल, जिनको इंडिया यूज़ करता था और सीआईए यूज़ करते थे, अब वो भी तो राज आगे खोलेंगे ना कि हमसे यार ये काम करवाते थे, हमसे ये काम कर। अभी तो आने वाले दिनों में और स्टोरीज आनी है, और पाकिस्तान को पता है, पाकिस्तान के लिए हंटिंग सीजन है, जाए अफगानिस्तान में डीप डाउन और जाके जो अब इनके खिलाफ जो प्रिपरेशन हो रही थी पहले से, उसको एंटिसिपेट करते हुए उनको न्यूट्रलाइज करें। पाकिस्तान के लिए हंटिंग ग्राउंड अभी ओपन पड़ा हुआ है अफगानिस्तान, जाए आपके इंटरेस्ट के खिलाफ जो लोग साजिशें करते हैं, जो वहां से आके बॉम्ब बार्स यहाँ पे भेजते हैं और खुदकुश वाले भेजते हैं और ये भेजते हैं और वो भेजते हैं, उनको वहीं जाके न्यूट्रलाइज करें। वेट ना करें कि जो बॉर्डर पे जो बाढ़ लगी है वो रोक सकेगी उनको, शायद वो रोक ना सके, क्योंकि वो सिविलियन की शेप में आ जाते हैं। आपके उनके पाकिस्तान में स्लीपर सेल्स हैं, वहां से उनको मदद हासिल हो जाती है लॉजिस्टिकली, और फिर वो आके कहीं फट जाते हैं, ये हो जाता है खुदा ना खास्ता, और वो नुकसान में पाकिस्तान को होता है। तो एंटिसिपेट करें, डीप डाउन अफगानिस्तान में जाएं, वहाँ इनको न्यूट्रलाइज करें। अच्छी बात पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान के लिए जो है अच्छी न्यूज़ आती चली जा रही है, आती चली जा रही है, क्योंकि इस दफा आपने एक काम किया है, इमरान खान साहब को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा और आपकी मिलिट्री स्ट्रक्चर, अब के वो डट गए। आप देख रहे हैं, आप जब स्टैंड ले लेते हैं तो पूरी यूनिवर्स कंस्पायर करने लगती है आपकी फेवर में, और आपने अगर हक सच बात पे स्टैंड ले लिया है तो यूनिवर्स जो है ना वो, जो पॉलो कोलो की वर्डिंग में बात कर रहा हूँ, पूरी यूनिवर्स जो है ना वो कंस्पायर करने लगती है। तो आपने एग्जैक्टली। कमिटमेंट कर लिए, डट गए, तो आपके फेवर में माहौल जो है वो साजगार कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आपने बनता जा ये रहा है बात आपके। पहले भी कही थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि डिसीजन लेना पड़ेगा। हम जो है ना वो जी दोनों तरफ नहीं हो सकते, हमें किसी एक तरफ जो है वो डिसीजन लेना पड़ेगा और उसको अलग अलान कहना पड़ेगा। और यही बात हमने देखी है, और उसके बाद जो है उसके नताइज आना शुरू हुए हैं, और बहुत मस्बत नताइज हैं पाकिस्तान के लिए। एंड आई होप एंड प्रे कि आगे भी जो है वो उसी तरह से चलता रहे। और असल में इमरान खान साहब ने जो अच्छी बात ये की ना, मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ, उन्होंने बार हम्म, हाई सेट करके, बार हाई सेट करते हैं। जब आप बार हाई सेट कर देते हैं ना, तो अगला बंदा आके उसको नीचे नहीं कर सकता। अब उसको या तो उतना ही परफॉर्म करना है या उससे ऊपर परफॉर्म करना है, उससे नीचे अब नहीं होगा। तो इमरान खान साहब ने ये एक अच्छा काम किया कि बार हाई सेट करते हैं। और थोड़ी सी जो कमी पेशियां हैं, महंगाई वाली बात जो हम हमेशा करते हैं, महंगाई वाली बात जो करते हैं, और जो खास तौर पे कराची को बिल्कुल जो है कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ है, कुछ बातें ये हैं, कुछ चीज़ें और एक्सपीडाइट होनी है। अगर वहां पे तवज्जो हो जाए 5 साल के एंड तक, तो यकीन करेंगे इट्स विन विन सिचुएशन फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स विद इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान। फॉरेन पॉलिसी आपकी बहुत अच्छी चल रही है, मजीद इसमें अच्छी होने की गुंजाइश है, और इंशाल्लाह जो कि होती चली जाएगी। देखिए, कुछ फॉरेन पॉलिसी आप खुद डिसाइड करते हैं, कुछ आपको जो है ना नेचर जो है ना हालात हालात साजगार बना के देती है। आपके साथ अभी दोनों चीज़ें हो रही हैं, आपने एक स्टैंड लिया है, नेचर ने आपके खिलाफ हालात साजगार कर दिए। देखिए, कोई सोच सकता था कि रशिया आपसे करीब हो जाएगा, जिसको 80s में आपने सोवियत यूनियन को टुकड़े करने में आपने सबसे मेन रोल अदा किया, हो गया आपके सामने। और आपकी आपस में बायलैटरल ड्रिल भी हो चुकी है कई दफा, आप रशिया भी जा चुके हो, रशियन बिल्कुल बच्चे ऐसे। यहाँ भी आ चुके हैं। तो ये वो जो 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 मच नीडेड सिंक्रोनाइजेशन होनी थी ना आपस में दोनों फोर्सेस के दरमियान, वो हो चुकी है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आपस में शेयर हो रही हैं। आने वाले दिनों में आपको ये कुछ कभी मैं आपको बता दूं, जो S-400 है, जैसे कि इसराइल का जो है वो आयरन डॉम वाला है, आपको S-400 इंशाल्लाह मिलेगा, और उससे आपकी जो डिफेंस है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है। तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिस्पॉन्ड करता है अगर कोई इनकमिंग मिसाइल होता है, और वो बहुत ही टेस्टेड और जो है वो रिलायबल एफिशिएंट है। एंटी एफिशिएंट है और एंटी रिलायबल एंटी बैलिस्टिक सिस्टम है, जो कि बस पाकिस्तान को मिलेगा। पाकिस्तान को रशिया और चाइना ने श्योरिटी दी है कि आप चलें, और पाकिस्तान को कुछ पैक्स कर लेने चाहिए ऑफिशियली भी, मतलब कुछ जिसे कहते हैं ना उर्दू में लिखत पढ़त में भी ले आए, ब्लैक एंड व्हाइट में ले आनी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ जो है ना बहुत धोखे हो चुके हैं। देखिए, मैंने आपको जो सुकून ढाका का बताया, अगर हमारा फॉर्मल जो है मुआहदा हुआ होता ना निक्सन से अमेरिका में, तो भले सोवियत सबमरीन वहाँ घूम रही होती बे ऑफ बंगाल में, लेकिन वो कुछ तो करते ना, वो पाबंद तो होते ना, अगर लिखत पढ़त होता। तो ये जबानी जमा खर्च से कुछ नहीं ऐसे। चलेगा। हाँ, देखें, जो वीक एरियाज है हमारा काम है उसको हाईलाइट करना, तो वो कर लें। उसके बरक्स जो इंदिरा गांधी थी, वो फौरन जो फाइनल स्टेज था सकूत ढाका का, उससे पहले वो फौरन रशिया जाके ऑफिशियल मुआहदे करके आ गई थी सोवियत यूनियन लीडरशिप से। तो माजी से कुछ सीखें, माजी से कुछ सीखें, आपका पड़ोसी कितना चालाकी से काम नहीं कर रहा है, और आप जो है वो अभी भी अगर ये सोच के बैठे हैं कि जी बस सबके जो है ना वो BRB जो है ना, BRB जो नहर है वो उसका पुल तोड़ के हो जाएगा काम, जैसे 65 में हुआ था। इट्स नॉट गोना वर्क, क्योंकि अब की दफ़ा तो टेक्नोलॉजी आपको पता है वहाँ पहुँच गई है, उनके पास वो जो मशीनरी, वो बाकायदा, मैं ट्वीट पे अक्सर, ट्विटर पे जो लोग फॉलो करते हैं उनको पता होगा, मैं ट्विटर पे शेयर कर रहा था, वो बाकायदा डिस्प्ले कर रहे हैं वो इक्विपमेंट, कि वो सरहद के पास या नहर के पास आके खड़े होंगे और उसी वक्त
विद इन अ स्पैन ऑफ 30 मिनट्स और 40 मिनट्स एक पुल बना दिया जाएगा आर्टिफिशियल उसके ऊपर। तो कोई पुल तोड़ने और जोड़ने की जरूरत पेश ही नहीं है। तो अब आप हम्म। उस 65 वाले माइंडसेट से निकल जाएं, 71 वाले माइंडसेट से निकल जाएं, कारगिल वाले 99 वाले माइंडसेट से निकल जाएं। तो दिस इज 2021, ठीक है ना। तो पाकिस्तान को भी थोड़ा सा ना आगे बढ़ के खेलना चाहिए, ना आगे बस ये बोले कि नहीं आप आओगे फिर हम बताएंगे आपको। वो नहीं, एंटिसिपेट करें। देखें पूरी दुनिया, इसराइल क्या करता है, इसराइल बोलता है मेरे को होने वाला था मुझ पे हमला इसलिए मैंने हमला किया पहले। अमेरिका क्या बोलता है, मुझ पे होने वाला था इसलिए। आप भी तो ये स्ट्रेटेजी अपनाए ना, कि आप वेट करेंगे, आप पूरा पूरा कॉस्ट बेयर करेंगे, उसके बाद बोलेंगे यार अब मैं करता हूँ यार एक रिएक्शन। अब ये तौर तरीके बदलने होंगे प्रोएक्टिव हमारी। अप्रोच। जी जी, हम पहले प्रोग्राम से बात कर रहे हैं कि आप प्रोएक्टिव हो जाएं, एंटिसिपेट करें चीज़ों को। और ये वो चीज़ें जो हम लैग कर रहे हैं मिलिट्री तौर पर भी, हमारी पॉलिटिकल क़यादत है ये भी लैग करती है। हम इकोनॉमिक टेररिज्म पे बहुत जो है वो तफसील से बात करते आए, मुफस्सिल बात वहाँ कर पर भी चुके हैं, हम जी जी। पीछे भी बहुत मुफस्सिल बात कर चुके हैं और हम बात करते आ रहे हैं। अभी भी आप वो खतरा टला नहीं है। ऑयल प्राइसेस खामोशी से, मैं एक प्रोग्राम पहले 2 प्रोग्राम पहले बोल चुका हूँ, ऑयल प्राइसेस खामोशी से वो डब्ल्यूटीआई और ब्रेंट जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है वो आप देखें वो $75 के करीब आए हुए हैं सब। किसी दिन ये एकदम तेजी से $80 की तरफ जाना शुरू होंगे और आपके यहाँ से चीखें बुलंद होना शुरू हो जाएंगी। मैंने आपको बोला था आपका इंपोर्ट बिल एकदम बढ़ जाएगा, ऊपर से करेंसी एक्सचेंज रेट आपका बढ़ जाएगा, आपको तो डबल इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको रातों रात आपके कर्जे बढ़ जी। जाएंगे। आप, मैंने आपको बताया, आप उसके बारे में कुछ नहीं करें, आप अपना सारा ध्यान जक्सुओं के वहां लगा लिया है, ऐसा नहीं होता। जो जो मिनिस्ट्री हो वो अपने अपने काम करें। हम हर प्रोग्राम में बोलते हैं कि रीट्वीट वाले माइंडसेट से बाहर आ जाए, अपनी अपनी मिनिस्ट्री अपना अपना काम करें। अब जैसे वो फवाद चौधरी उस दिन कर रहे थे मिनिस्टर कि गाड़ियों की पे 1.5 लाख रुपए कम हो गए हैं। ठीक है, आप करें, जो रेलिवेंट मिनिस्टर है ट्रेड मिनिस्टर, उनको करने दें बात, उनका काम। हाँ, आप आ जाएं इधर जहाँ काम है आपका, ठीक है ना। तो सिर्फ ये कि गुड न्यूज़ सुनाने के लिए मैं बैठ जाऊँ ताकि गुड न्यूज़ वाले फ्रेम में मेरा चेहरा आ जाए, तो ये यार छोड़ो, ये अब टाइम नहीं है। ये गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ वाला मामला नहीं है। जिसका रेलिवेंट फील्ड है उसको सुना देते हैं गुड न्यूज़। आप अच्छा जब सलमान आपके, भाई, आखिरी जी आखिरी आखिरी हिस्से की तरफ जाने जाने से पहले एक सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि हमारे जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो कब पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं? अगर आप इस बारे में कुछ बता सकें, क्या एंटिसिपेट करेंगे आप? जी, चंद माह में उनका जो है दौरा वो मुतवक्के है। और वो जो, अगर रशियन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अगर वो आते हैं तो आप देखेंगे कि इंडिया से और अमेरिका से और पूरे रीजन से चीखें बुलंद होते आपको नजर आएंगी, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन साहब की जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी है कि जब वो आ जाते हैं, जहाँ उनकी प्रेजेंस होती है, तो वो पूरा जो स्टेज है ना वो जो है वो स्टील कर लेते हैं। फिर कोई उनके मुकाबले पे फिर वो बैठता नहीं है। नहायत ही तजर्बेकार आदमी है, इंटेलिजेंस में रह चुके हैं, केजीबी में होते थे। जब दीवारें बर्लिन गिरी तो वो बर्लिन शहर में ही थे, कोवर्ट ऑपरेशन कर रहे थे। अंदाजा लगाएं आप कितना पुलिसवार बंदा है। एग्जैक्टली। और जी, और उसके बाद वो पूरे प्रोसेस से होता हुआ वो प्रेसिडेंट की जो है वो चेयर में बैठा हुआ है। तो ये पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है। जब उनके वजीर खारजा आए थे, हमने आपको बात कही थी। और अब चंद चंद महीनों में आप देखेंगे कि अगर सब चीज़ें सही रही तो व्लादिमीर पुतिन साहब आते नजर आएंगे। और क्या मेरे ख्याल हम में एक्सपेक्ट उस, कर रहे हैं कि इसी मंथ में ही हो जाए उनका विजिट? क्योंकि कुछ मीडिया देखिए रिपोर्ट्स हमारी चंद माह में, तरफ से। जी जी, अब वो पाकिस्तानियों को ये प्लेजेंट सरप्राइज मिलेगा अगर इसी महीने हो गया तो। लेकिन ये कि जी बिल्कुल। चंद महीने में इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है। वो प्लेजेंट सरप्राइज पाकिस्तान को और भी मिलने वाले हैं। बस ये कि आप डटे रहें। बस इमरान खान साहब को हमारी तरफ से एक ही रिक्वेस्ट है और हमारी तरफ से एक ही इल्तिजा है कि आप बस, आपने अब एक्शन ले लिया है, आपने स्टैंड ले लिया है, अब आप डट जाएं और अब आपने तरीकेकार घबराना यही है। आपने घबरा, अब आपने नहीं घबराना, बिल्कुल अब आपने नहीं नहीं। घबराना। आप सबको बोलते हैं क्योंकि कायदे आजम साहब का, क्योंकि वो इतना मानते हैं कायदे आजम को, तो कायदे आजम यही कहते थे कि मैंने कभी जो है वो सही डिसीजन नहीं लिया, मैं डिसीजन लेता हूँ और फिर उसको सही साबित करता हूँ। तो बस अब वो वाली बात है, डिसीजन आपने ले लिया, उसको सही साबित करना, ये वाली बात है। सही। बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आपने काफ़ी मुफस्सिल गुफ्तगू की इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ख़ित्ते की जो भी सूरत हाल इस वक्त है उस हवाले से। और अब हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे जो कि हमारा सिलसिला है, लेकिन उससे पहले जैसा कि दस्तूर है हमारे प्रोग्राम का कि हम आपके साथ एक चीज़ शेयर करते हैं, उसको पहले शेयर करेंगे एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे जी।
जी जनाब, हम बात कर रहे हैं मौलाना रूमी के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि सिलसिला हमारी शो में चल ही रहा है कि हम जो हिकायत रूमी है उसको हम कवर कर रहे हैं अपने पिछले 5 प्रोग्रामों में, और आज उसी सिलसिले की कड़ी है और आज हम जो हिकायत नंबर 6 है उसको हम आज कवर करेंगे। तो उस हवाले से सलमान भाई, ओवर टू यू कि आज हम कौन सी हिकायत को कवर करेंगे। जी, जैसे कि आपने बताया कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की शौरा आफ़ाक मसनवी मानवी रोमानवी से हम ये हिकायत जो है वो एक-एक करके अपनी व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहे हैं हर हफ्ते, और उस सिलसिले की आज एक छठी जो है वो कड़ी है और हम छठी हिकायत बयान करने लगे, क्योंकि हमने बड़ी केयरफुली पिक एंड चूज़ की है हमारे लोगों को देखते हुए, उनकी प्रेज़ेंट हालात देखते हुए। तो आज की जो हिकायत है वो है पोशीदा हिकमत। और मौलाना जलालुद्दीन रूमी का इस हिकायत को बयान करने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला के हर काम में कोई हिकमत पोशीदा है, उसका इदराक हमें उस वक्त हो या ना हो, इससे कतई नज़र, लेकिन हर अल्लाह ताला के काम में कोई ना कोई पोशीदा हिकमत जो है वो होती है। अब इसको आप उसी वक्त समझ लें, अच्छी बात है, थोड़ी देर बाद समझें और अच्छी बात है, कुछ सालों बाद जाके समझें तो ये अब आप पर डिपेंड करता है कि अब आपकी ज़र्फ़ और आपकी बसीरा जो है वो कितनी है। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दैट। पोशीदा हिकमत में जो वो हिकायत बयान करते हैं तो वो बताते हैं कि एक बादशाह होता है और उनका एक बहुत ही बाहिकमत जो है वो वज़ीर होता है। तो बादशाह सलामत जो है वो एक दफ़ा जो है वो कर ये होते हैं कि फल खा रहे होते हैं, तो वो अपनी ही जो खंजर है उससे काट-काट के खा रहे होते हैं। तो उसी दौरान उनका जो है वो हाथ ज़ख्मी हो जाता है बुरी तरीके से। तो उसके बाद क्या होता है कि उनके वज़ीर बोलते हैं कि ज़ुलेलाही कहते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? तो वो पैनिक हो रहे होते हैं। तो उनके जो वज़ीर हैं, वो जो बाहिकमत वज़ीर हैं, वो कहते हैं ज़ुलेलाही इसमें कोई बेहतरी होगी, कोई हिकमत पोशीदा होगी अगर ऐसा हुआ है। तो वो बादशाह को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो कहते हैं कि इसमें क्या हिकमत हो सकती है? मेरा हाथ कट गया बुरी तरीके से और तुम बोल रहे हो कि इसमें हिकमत पोशीदा है। ऐसा करो, दारोगा को बुलवाओ और इसको, ये जो वज़ीर है, इसको फ़ौरन जो है वो कैदखाने भिजवा दो। तो वो ज़िंदान भिजवा देते हैं, उनको कैदखाना भिजवा देते हैं। इस बात कहने में वो उनकी शदीद बुरी लगती है उनको, तो वो वज़ीर को ज़िंदान भिजवा देते हैं। उसी असना में बादशाह जब थोड़ा-सा रिकवर होता है उनका हाथ, तो वो शिकार के लिए चले जाते हैं। शिकार के लिए चले जाते हैं तो वो काफ़ी आगे जंगलों में निकल जाते हैं, तो वो रास्ता भटक जाते हैं और एक ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे वहशी होते हैं, जो कि वहाँ जंगलों में रहते हैं। उनके वो हाथ लग जाता है, वो उनको पकड़ लेते हैं बादशाह को, क्योंकि बादशाह अपनी टेरिटरी से निकल चुके होते हैं। तो वहाँ से वो लेके वो जो वहशी हैं, वो अपने सरदार के सामने जाके बादशाह को रख देते हैं। वो कहते हैं कि ये हम पकड़ के लाए। तो वो कहते हैं इनको रख लो, किसी दिन इनकी कुर्बानी देंगे। तो वहशी होते हैं, उनका अपना हिसाब-किताब होता है। जो मुकर्रर दिन होता है उसके उस दिन बादशाह को लेके आते हैं वो और कहते हैं भाई इसकी कुर्बानी दो। तो पुरोहित जो होता है, पुरोहित वो होता था मतलब जो वहशियों और मतलब इस तरह के जो लोग होते हैं उनके साथ कुछ कुछ जो काले इल्म वाले और जादू वाले और इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो साथ-साथ होते हैं उनके। अगर आपने आजकल के लोगों को इस तरह मैं समझाऊँगा कि अगर रिसेंटली आपने अर्तुगरुल ड्रामा और उस्मान ड्रामा देखा है? शमन जी। जी, 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 जी। तो उसमें अगर आप मंगोल्स को देखें तो उनके साथ जो है वो पुरोहित होते हैं इससे, जो डफली और ड्रम बजाते थे और वो डांस करते रहते थे और अजीबो-गरीब उनकी हुलिया होता था, वो पुरोहित होते हैं। तो वो जब वो कुर्बानी के लिए लेके आ रहे होते हैं बादशाह को, तो वो देखते हैं कि बादशाह का हाथ जो है वो कटा हुआ है, जो चोट लगी हुई है, ज़ख्म, जो वो उसको लग गया था उस वक़्त, फल काटते वक़्त। तो वो कहता है कि वहशियों का जज़्बा तो कहता है कि इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती, ये दागी है, यानी ये डिफेक्टिव है। इसको वो लगा हुआ है, हमें बिल्कुल कुर्बानी देने के लिए हमें बिल्कुल क्लीन बंदा चाहिए, जो जो कहीं से भी जो है इसको ज़ख्म ना लगा हुआ हो, ये दागी है, इसको हम इसकी कुर्बानी नहीं। बादशाह की खुलासी हो जाती है, बादशाह को वो वहशी लाके उनकी सरहद पे जो होता है, बादशाह की जो मुमलिकत की सरहद है वहाँ लाके छोड़ देते हैं। बादशाह आ जाता है महल। बादशाह आते के साथ ही जब सबसे पहले जो है वो अपने वज़ीर को बुलवाता है कि ज़िंदान से जल्दी से उसको बुलवाओ, निकलवाओ। तो वो ज़िंदान से, प्रिज़न से लेके उसको आता है। कहते हैं कि यार तुमने जो कहा था कि अल्लाह के हर काम में पोशीदा है, देखो आज मैं, अगर मुझे कट लगा हुआ था इस वजह से मैं बच गया, वरना वहशियों ने तो मुझे तो सैक्रिफाइस कर दिया था, मतलब चढ़ा दिया था कुर्बानी। तो
तो वो कहता है कि बादशाह एक्चुअली, जब बादशाह इसी वाक़ये के दौरान जब बादशाह वज़ीर को ज़िंदान भेज रहा होता है, तो वज़ीर एक जुमला उनको कहता है कि आप मुझे क्यों ज़िंदान भेज रहे हो? कह रहे हैं कि तुमने मुझे इस तरह का ऐसे कह रहा है कि अगर ये मैं ज़िंदान जा रहा हूँ तो इसमें भी कोई राज़ पोशीदा होगा, कि अगर मेरे साथ ये हो रहा है ना नाहक, तो इसमें भी कोई राज़ पोशीदा होगा जो आगे जाके एक्सपोज़ होगा। जब बादशाह जब वापस आके उनको बुलाता है और कहता है कि यार मेरी जान की खुलासी इस वजह से हो गई कि मैं कटा हुआ था और उन्होंने बोला कि ये डिफेक्ट है, यानी दागी है, इस वजह से मुझे छोड़ दिया, वरना मैं साफ तो मुझे तो चढ़ा दो कुर्बानी पे। तो वो जो वजीर है वो कहता है कि बादशाह सलामत, और मैं भी जो है वो जिंदान में था, अगर मैं भी आपके साथ होता तो मैं तो साबुत था ना, मुझे तो वो चढ़ा ही देते। एब्सोल्युटली है। तो अल्लाह ताला की हर काम में हिकमत पोशीदा है। मौलाना जलालुद्दीन महमूद बोलते हैं बेशक अगर वो बेशक। प्रिजन में गया तो उसकी जान बचानी मकसूद थी अल्लाह ताला को, और अगर वो कट लगाए तो अल्लाह ताला को उसकी जान बचाना मकसूद थी। इसी वजह से वो प्रोसेस से निकल के भी वो बच गए। तो अब ये हमारे पर मुनहसर है कि अब हम उस ट्रांजिशन के दौरान ही समझ जाएं कि अल्लाह ताला की इसमें हिम्मत पोशीदा है और सब्र करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने बोला है कि इन्नल्लाह माअस साबिरीन। देखे ना, इतनी बड़ी गारंटी किसको दी है अल्लाह ताला ने? साबिर को ही दी है ना, सब्र करने वाले को ही दी है ना, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्यों? तो तुम सब्र कर रहे हो, तो मेरी हिकमत पर खामोश हो, और तुम्हें ये बात तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड मौजूद है कि अगर मैं सब्र कर रहा हूँ तो अल्लाह ताला की वो हिकमत पोशीदा होगी और आगे जाके मैं बेटर ऑफ हो जाऊंगा। और मौलाना जलालुद्दीन रूमी एक जगह और ये फरमाते हैं कि अगर आपसे इंसान से कोई चीज ली जाती है ना दुनिया में, वो कहता है मुझे लॉस हो गया, मुझे ये हो गया, मेरी ये चीज, तो वो कहते हैं ये कभी नहीं होता, किसी और फॉर्म में वो चीज लौटा दी जाती है, बस आपको उसका इदराक नहीं, आपको उसका इदराक नहीं हो रहा। वो चीज आपको किसी और फॉर्म में लौटा दी जाती है। उस चीज को उस वक्त लेने का मकसद कोई इम्तिहान होता है, उसकी हिकमत कोई पोशीदा होती है, और उसकी हिकमत है वही जानता है। ठीक है। और सूरह कहफ में इससे बड़ा वाक्य मैं आपको क्या कोट करूं, सूरह कहफ में बाकायदा कैटेगोरिकली जो मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई है और जो 3 इवेंट बताए हैं, इससे बेहतर मैं आपको मिसाल नहीं दे सकता कि उसकी हिकमत पोशीदा होती है। ऐसे ही है ना, वो जो तीनों की बिल्कुल दीवार ऐसे बना ही। देते हैं, वो लड़के को मार देते हैं, वो कश्ती को जो है वो डिफेक्टिव कर देते हैं, जो सूरह कहफ में पाए। हम इधर उधर की बात इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लोग आपको, ये आयत आपको जोड़ती हैं अल्लाह और उसके रसूल से, आपका जो जो राब्ता है वो मजबूत कर देती है अल्लाह और उसके रसूल से। तो वो ये कहते हैं कि आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है ना, आप उसमें हिकमत पोशीदा है, आप सब्र करें, गौर और फिक्र करें, अटेंशन दें उस बात को, गौर और फिक्र करें, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि उस अल्लाह ताला आपको वो बसीरा अता फरमाए, वो आंखें, वो निगाह अता फरमाए कि जिससे आप उसके राज़ों को समझ सकें, उसके हिकमत जो ये पोशीदा है उसको आप समझ सकें। वरना आप पूरी ज़िंदगी लोगों को देखेंगे वो ह्यू एंड ट्राई करते हुए मिलेंगे आपको, रोते-धोते मिलेंगे, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया। उनको ये नहीं पता कि वही चीज़ उनसे ले ली गई है, वो किसी और फॉर्म में उनको लौटा दी। और इकबाल तो ये बोलते हैं, जो उनकी मशहूर ज़माना जो ज़िक्र वाली जो ये पूरी नज़्म है, जो खुदी का सिर्रे निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, उसमें वो कहते हैं कि किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूदो ज़िया ला इलाहा इल्लल्लाह। वो कहते हैं कि जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाता है ना तू हर चीज़ में प्रॉफिट एंड लॉस, यार ये मैं कर रहा हूँ तो मुझे इसमें प्रॉफिट क्या होगा, लॉस क्या होगा, यार ये ताल्लुकात में बनाना होता है, इसमें मुझे प्रॉफिट और लॉस क्या होगा। ये कहता है, वो कहते हैं ये फरेब सूदो ज़िया। हम्म। असल कामयाब आदमी तो वो है जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर पूरा उतरते हुए इस दीन दुनिया में सादत हासिल कर ले, और आगे जाके उसको अल्लाह ताला जो है वो नवाजे। क्योंकि सूरह फातिहा में हम अक्सर कहते नहीं है, हम सूरह फातिहा में जब पढ़ते हैं तो हमें उसका इदराक नहीं है हम क्या बात कर रहे हैं। हम बार बार ये दुआ कर रहे हैं कि आप उस सिरात मुस्तकीम में डाल दें जिस पर आपने निमत फरमाई। बाकी तो मैं आपको बता चुका हूँ कि बड़े बड़े, आपको आपको क्या लग रहा है दोजख की जब लाइन बनेगी तो आपको बड़े बड़े जो ये बिलीनियर्स और एंटरप्रेन्योर्स और दिस एंड दैट आपको नजर आएंगे, और फिर आप बोलेंगे यार इससे तो बेहतर हम ही थे, कि भाई बिल्कुल। पहले पैसे नहीं थे यार, जो जो इटर्नल लाइफ है, जो ना कभी खत्म होने वाली जिंदगी है, वो हमें ऐशो याशी वाली मिल गई जन्नत। और इनको देखो 60 साल 50 60 साल बस वो किया और उसके बाद यहाँ लाइन में खड़े हुए। उस वक्त आपको उस असल में आपको इदराक उस वक्त होगा, अभी आपको शऊर आपको दिया गया है लेकिन आप उसको यूज नहीं कर रहे। हिकमत पोशीदा है। अगर आपको गरीब रखा हुआ है अल्लाह ताला ने, मुतवस्सित तबके में रखा हुआ है, या वेल्दी रखा हुआ है, मुनम रखा हुआ है, जो भी रखा हुआ है उसका शुक्र अदा करें,
उसमें कोई हिकमत पोशीदा है। बेहतर से बेहतर की कोशिश करना ये आपके हाथ में, आपको दी गई है, आप बिल्कुल कोशिश करें, किसी ने नहीं रोका आपको। आपको पैसे वाले बनने से किसी ने नहीं रोका भाई। हाँ, और वो पैरामीटर्स जो डिफाइन हो गए, वो जो पैरामीटर्स डिफाइन हो गए दीन के, उसमें रहते हुए आप करें तो अच्छी बात है। ये ना बोले कि यार बाय बाय हुक एंड क्रोक मैं कमाऊंगा, वो नहीं चलेगी बात, वो नहीं चलेगी। वो फिर आप दायरे से बाहर हो रहे हैं। और मौलाना रूमी ने अक्सर अच्छी जगह ये घुमाया कि आप जब इस तरीके से बद अखलाक किसी आदमी को देखें, जब कभी आप इस तरह के काम करते हुए देखें, तो ये आप मेक श्योर कर लें कि लुकमा हराम जो है उसके अंदर गया हुआ है, वो उसकी मैनिफेस्टेशन है जो वो करता फिरता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना लुकमा हलाल, ये बड़ी सादत की बात है। और फख्र होना चाहिए उन माँ बाप को जो अपने बच्चों के बिल्कुल ऐसे। पेट में, फख्र होना चाहिए उन माँ बाप को जो अपने बच्चों को, भले कसम कुर्सी में है, गुर्बत में है, मिडिल क्लास है, जो भी आप बोलते हैं, लेकिन वो एक चीज मेक श्योर करके चलते हैं तो वो हलाल लुकमा अपने बच्चों के पेट में डालना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तवील हदीस है, जिसमें 25 सवाल किए गए। हज़रत खालिद बिन वलीद से मरवी है, और उन्होंने सवाल किया कि साहबा ने सवाल किया कि मैं मुस्तजीबुल दावत बन जाऊं, मतलब मैं ऐसा बन जाऊं कि जब भी मैं दुआ करूं कबूल हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई लंबी चौड़ी रेसिपी नहीं बताई। आपने फरमाया ये इंश्योर कर लोगे तुम्हारे अंदर जो लुकमा जा रहा है वो हलाल का हो, तुम्हारी दुआ रद्द नहीं होगी। बस, दिस इज द एंड ऑफ स्टोरी। यहाँ पे एंड है स्टोरी। ये जब हो जाए, आप मुस्तजीबुल दावत बन जाओगे, जो आप दुआ करोगे वो कबूल होगी अल्लाह की बात। ये अल्लाह के रसूल की हदीस में आपको कोट कर रहा हूँ, जो 25 सवाल किए गए उसमें से एक सवाल मैं आपको कोट कर रहा हूँ, और खालिद बिन वलीद से मशहूर हदीस है जो कोट की। बस ये बात समझने की है अहमद। और ये जो माशरे जी में आप बिल्कुल। देख रहे हैं ना, ये जो रेट रेस लगी हुई है, हर बंदा भाग रहा है एक दूसरे, और भाग भी ऐसा रहा है कि एक दूसरे को गिरा के भागना चाह रहा है, एक दूसरे को निचला दिखाने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरे की लेग पुलिंग करने की कोशिश कर रहा है। ये जो हो रहा है ना वो इस वजह से है कि अभी जो हिकमत पोशीदा है खुदा की, उस पर गौर नहीं कर रहे, सब्र नहीं है। आजकल की जनरेशन में सब्र नहीं है, सब्र नहीं करेगी। वो कहते हैं जो भी है अभी कर दो, शॉर्टकट, अभी अभी। ऐसा कुछ नहीं होगा इंस्टेंट। आप किसी इंस्टेंट आप, इसीलिए दैट्स द प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम है। इसीलिए उन्होंने फास्ट फूड निकाला, इंस्टेंट दे दो भाई, पकाना ना पड़े। देखो उन्होंने हर चीज आपको इंस्टेंट दी है। ये जो सैटेनिक पूरा सिस्टम है, इन्होंने आपको हर चीज इंस्टेंट दी क्यों है? इसीलिए कि आपको एक रेट रेस पे रखें, आपको फास्ट ट्रैक पे रखें। आपको टाइम ही नहीं दे रहे ये सोचने समझने का, और उसको इतना लुक्रेटिव करके, इतना ग्लैमराइज करके पेश करते हैं आपके सामने। हमने पिछली दफा बताया आपको, ये फिजी ड्रिंक्स हैं, ये फास्ट फूड है, ये जो आपकी सारी जो चीजें हैं, वो इसको इस तरीके से ग्लैमराइज करके दे रहे हैं कि उनको पता है कि आपकी जो नफ्सियात है वो उससे खेल कर वो ऐसा करके दे रहे हैं कि आपको जरूरत भी नहीं है, लेकिन आप उसकी तरफ जाते हैं। आपको जरूरत नहीं है, आपको सादा ग़िज़ा पे आप जिंदगी गुजार लेंगे, आप सादा मकान में जिंदगी रहेंगे, आप नॉर्मल रह के जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन वो आपको, ये आप देखें ना। हमारे, मैं एक आखिरी बात करूंगा और ये खत्म करेंगे इंशाल्लाह, प्रोग्राम तवील हो रहा है। जब मैं स्टडीज कर रहा था तो हमारे एक टीचर थे, नाम मैं उनका नहीं लूंगा, तो वो कहने लगे कि वो इस्लामिक बैंकिंग पढ़ाते थे, तो उनकी क्लास में, तो वो कहने लगे कि आप जो है ना वो किस्तों पे ले लें, गाड़ी ले लें और घर ले लें किस्तों पे। आपको पता है किस्तों पे जो है वो सूद का एलिमेंट शामिल हो जाता है, क्योंकि उसकी शर्त ये है कि अगर अगर वो नहीं होगा तो मैं उसकी आपको वो बताता हूँ डिफरेंस क्या है। उसका डिफरेंस ये है कि चीज़ जो जितनी कैश पे मिलनी चाहिए ना, अगर वही क्रेडिट पे मिल रही है उतनी की, तो सही है। यानी अगर एक गाड़ी है वो 10 लाख रुपए की, आपको कोई उसी वक्त कैश पे दे रहा है, और वो 10 लाख को टुकड़े करके आपको किस्त ले रहा है, वो तो सही है। लेकिन अगर वो कह रहा है कैश पे 10 लाख की है, और अगर आप क्रेडिट पे लोगे तो आपको 11 लाख की दूंगा, समझ लें लाख रुपए सूद आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर तो मसला शुरू हो वो गया। यहाँ मसला शुरू हो गया। तो वो कह रहे थे कि यार ये कर लो, तो फिर मैंने उनसे एक सवाल किया कि ये नहीं कहा गया हमें दीन में कि अपनी चादर के मुताबिक पाँव फैलाओ, यानी अब इस्तेताअत हो तो करो। यानी जो आपकी जो वांट्स और नीड में जो फर्क है वो बताया गया है ना, कि मेरी नीड क्या है और मेरी वांट तो ये है कि मैं जो है वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ओन कर लूँ, ये तो मेरी वांट हो गई ना। लेकिन मेरी नीड क्या है? तो मैं एक कमरे में भी जिंदगी बसर कर सकता हूँ, यही है ना। और अल्लाह के नजदीक असल आपको ये देखना है, क्रिएटर के नजदीक आप कौन हो। क्रिएटर के नजदीक वो बंदा ऊपर है, वो बंदा सुपीरियर है। जो कि हिज्जतुल विदा के खुतबे में आप असल में क्या फरमाया है, काले को गोरे पे, गोरे को काले पे, अरबी को अजमी पे, किसी को किसी पे कोई फजीलत हासिल नहीं है सिवाय एक बंदे की, वो है मुत्तकी और तक। परहेजगार, तकवे वाला बंदा। और तकवे वाला बंदा क्या है? जो अल्लाह और उसके रसूल के दिए हुए पैरामीटर्स के मुताबिक अपनी पूरी जिंदगी गुजारे।
इसमें आपको कोई लग्जरी लाइफ की जरूरत नहीं है। आपको पता है, कहते मैं आपको बहुत सारी मिसालें देता हूँ। डॉक्टर इसरार अहमद साहब को सभी जानते हैं। जब उनके वो एक प्रोग्राम था एक दिन जियो के साथ, जब उनके घर गए तो वो कहने लगे कि मुझे अक्सर लोग ताने देते हैं कि मेरा फर्नीचर जो है वो 1960 का रखा हुआ है और बदलने है। तो वो कहते हैं क्या जरूरत है, पलंग उनका वो नॉर्मल बाड़ वाला पलंग ही, कहता है क्या जरूरत है, ये चल रहा है। और आप पता है उनका इम्पैक्ट कहाँ, उनकी स्कॉलरशिप का इम्पैक्ट कहाँ तक। ये तो एक बात बता रहा हूँ, बहुत सारी आपको मिसालें मिलेंगी। जो वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, सिंपल लिविंग और हायर थिंकिंग। इंसान को वैसा होना चाहिए, सिंपल लिविंग और हायर थिंकिंग। थिंकिंग उसकी हाई होनी चाहिए, लिविंग सिंपल होनी चाहिए। आजकल उल्टा हो गया है, अदर वे अराउंड हो गया है कि आप जो थिंकिंग आपकी यहाँ पर है और आपकी लिविंग आप जो है ना वो एग्जेजरेट करके कर्जे लेके। भाई पूरा पूरा यूरोप और अमेरिका चल किस पे रहा है, मॉर्गेजेस पे, सूद पे, कर्जे पे, बिल्कुल। फाइनेंसिंग पे। आप पता कर लें जितने भी हमारे अपने रिश्तेदार रहते हैं हम सबके, आप पता करें क्या बिजनेस वहां पर रहने का क्या तरीका है। कहते हैं यार गाड़ी जो है वो उस पे मिल जाएगी फाइनेंसिंग पे, घर मॉर्गेज पे मिल जाएगा। उन्होंने एम्बेडेड कर दिया है, आपकी लिविंग के अंदर एम्बेडेड कर दिया। आप कभी भी इस रेट रेस से बाहर नहीं निकल सकते। बस इसी नोट पे जो है वो करेंगे, मतलब तबीयत निश्चित हो जाएगी। तो इख्तितामी कलमात के लिए अहमद। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया सलमान भाई, क्योंकि हमने वेस्ट में देखा है कि एक क्रेडिट कार्ड का बिल अदा करने के लिए दूसरे क्रेडिट कार्ड का भी सहारा लिया जाता है, जी जी और फिर एग्जैक्टली। वो सिलसिला है जो ना वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला वो होता है। सो हमें चाहिए कि हम इन तमाम तर चीज़ों से, और जो एक हमारे लिए एक तरह से जो गड्ढे खोदे गए हैं हम इनसे बचें। और इसकी गाइडलाइन हमें हमारे उम्मुल किताब कुरान में है, और इसकी गाइडलाइन दे दी गई है। तो जब भी आप रेफरेंस लेना चाहें वहाँ से आप ले सकते हैं। और हमारे प्रोग्राम में कहते ही हैं ये बात कि बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, जो सर इल्म का ख़जाना है, जो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ाकार है, वो हम कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने दे दिया है। वही सुप्रीम है, वही रूल है, वही सब कुछ है। तो उसी को फॉलो करें और कोशिश करें कि जितना आप पढ़ सकें कुरान को, कम या ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के अंदर कुरान पाक को लेकर ज़रूर आएँ। इसी नोट के साथ उम्मीद करूँगा कि आपको आज की ये एपिसोड पसंद आई होगी, एपिसोड नंबर 26। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नए टॉपिक्स के साथ। और साथ में जो हिकायत है मौलाना रूमी की, हिकायत नंबर 7 के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलमान भाई को ट्विटर पर फॉलो करने के लिए सलमान शान सैयद, नीचे ट्विटर पर उनका ट्विटर हैंडल चल रहा है। मुझे फॉलो करने के लिए अहमद जलील मेरा ट्विटर हैंडल है। facebook.com/तुरफा तमाशा हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है, माइंड यू। इसके अलावा हमारा कोई ऑफिशियल पेज तुरफा तमाशा के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। सलमान भाई और मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर आप तुरफा तमाशा की जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं, जो एपिसोड्स हैं, पुरानी नई प्लेलिस्ट के साथ तमाम तर चीज़ें वहाँ पर मौजूद है। तो अगर आप इससे मुस्तफ़ीद होना चाहें तो आप ज़रूर हो सकते हैं। किसी किस्म की हमारे से गलती हो तो उसकी आप ज़रूर आइडेंटिफिकेशन कीजिए ताकि हम उसकी तस्हीह बर वक्त कर सकें। तो बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में हमें याद रखिए, और इसी तरीके से अच्छी अच्छी बातें एक दूसरे के साथ करते रहें, और हमारे इस पैगाम को भी आगे शेयर करें ताकि हम दूसरों तक पहुँच सकें। दिस इज़ अहमद जलील अलॉन्ग विद सैयद सलमान शाह, साइनिंग ऑफ फ्रॉम तुरफा तमाशा, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस पुरफतन दौर में जीस की जुस्तजू में वबा और कहत के खौफ में मुब्तला सियासी, माशी और समाजी मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तानी और मगरिब व मशरिक के तहजीबी टकराव के दरमियान ये परेशान हाल मुमलिकत खुदादार अनगिनत वसाइल के बावजूद वसाइल में घिरी हुई। आखिर हकाइक हैं क्या? सच को तुतला देने वाले हकाइक व वाक़यात, बेदारी शऊर और हक गोई फ़र्ज है इस कौम पर, क्योंकि यहाँ लगा हुआ है एक तुरफा तमाशा।